बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। 2.7 एक्सरसाइज हम चला रहे थे और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए थे, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको कहते हैं। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही थी, लीनियर बन रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने 2.6 को प्रैक्टिस किया। एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड इनमें अप्लाई होता है। इक्वेशंस बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है ये तो हम 2.6 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि 2.7 को करने से पहले 2.6 को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको मेथडोलॉजी समझ में आ जाए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 252 स्क्वायर मीटर्स। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल की शेप का कोई जगह है, ठीक है, और उसका एरिया दिया हुआ है आपको 252 स्क्वायर मीटर्स। द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज़ 9 मीटर लॉन्गर देन इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 9 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहली बात एरिया, दूसरी एक लेंथ जो है वो दूसरी से 9 मीटर ज़्यादा है। आपने उसकी साइड्स को फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है कि लेंथ, अब आपको पता है कि रेक्टेंगल जो है उसमें 2 लेंथ्स हैं और 2 विड्थ्स हैं, ठीक है। सपोज दिस इज़ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब लेंथ के बारे में वो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ इट साइड इज़, देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जहाँ इज़ का वर्ड आ जाए ना आप वहाँ पे इक्वल लगा लिया करें। जहाँ पे इज़ का वर्ड आए इक्वल लगा लें। मैं इसकी बात कर रही हूँ, लेंथ ऑफ इट साइड इज़, लेंथ इज़, ठीक है। 9 मीटर लॉन्गर, तो 9 मीटर ऐड करना होगा। किस में ऐड करना होगा? इट्स विड्थ, तो W + 9 हो जाएगा। दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है इज़ इक्वल टू कितना है जी? 252 स्क्वायर मीटर। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन और आपको इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। मेरे ख्याल से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एरिया की जगह हम नेक्स्ट पुट कर लेंगे कि वो किसके इक्वल होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया जो है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन को यूँ लिखूंगी, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 252, और सेकेंड इक्वेशन यूँ बनाऊंगी, L इज इक्वल टू W + 9। अगर आप एक्स और वाई की टर्म्स में यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है। अलबत्ता आपको लेट बहरहाल सपोज दोनों ही सूरतों में करना पड़ेगा कि लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनाब कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, या सिर्फ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या सिर्फ लेंथ इज़ इक्वल टू L कह दें तो भी ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर में ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड कह के कंप्लीट आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह का सवाल हो ना उसी तरह का उसकी ज़ुबानी जवाब दे दिया करें। लेट द लेंथ इज़ L एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और width is equal to W, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 2 कंडीशंस दी हुई हैं। क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन है जी कि एरिया इक्वल है 252 स्क्वायर मीटर। पहले मैं इस तरह से लिख रही हूँ, अभी मैं इक्वेशन नहीं बना रही, ठीक है, ताकि उसकी बात ज़रा क्लियर कट बता दूँ। अब मैं एरिया को रिप्लेस कर रही हूँ, यानी दिस इम्प्लाइज दैट लेंथ इनटू विड्थ इज़ इक्वल टू 252। अब मैं स्क्वायर मीटर्स नहीं लिखूँगी क्योंकि मैंने इक्वेशन बना दी है इसमें, अब मीटर स्क्वायर का कोई काम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये थी, एंड कह के दूसरी इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि पता चले कि लेंथ जो है वो इक्वल है 9 मोर किससे? देन W में 9 ऐड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। होप्स हो कि आपको कंडीशंस क्लियर है। यहाँ तक मैं आराम से इसलिए चली हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए, क्योंकि स्टेटमेंट से वर्ड प्रॉब्लम्स में यही प्रॉब्लम होता है कि इक्वेशंस बननी मुश्किल होती हैं। इक्वेशन ज़रा सी गलत बन जाए तो ज़ाहिर सी बात है पूरा क्वेश्चन। अब इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। एनीवेज आप देख सकते हैं यहाँ पे
एल इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू लिखा हुआ है, यानी कि मैं एल की ये वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, और इस पुट करने को कहते हैं जनाब सब्सटीट्यूट करना, यानी सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करने जा रही हूँ। और मैं यहाँ पे लिखूँगी कि पुट दिस वैल्यू, दिस कहा है तो इसका मतलब है अभी अभी जो लिखी है उसकी बात हो रही है, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, क्या कहती है जी इक्वेशन 1, एल इंटू डब्ल्यू, एल इंटू डब्ल्यू, इंटू मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इक्वल्स टू 252, ठीक है। एंड व्हाट इज एल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, एल इज डब्ल्यू एंड 52, फिर 252 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 9w माइनस 252 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब 3 टर्म्स हैं, होप्स हो कि यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा है तो कोई मसले की बात नहीं, आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ फिर डब्ल्यू लिखिएगा, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो डब्ल्यू है। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला दिस इज इक्वल, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ a, b एंड c, a is 1, b is 9 and c is minus 252. So w is equal to minus b is 9 plus minus square root of b square minus 4. A is 1 and c is minus 252. और a क्या है हमारे पास 1 है। So this is equal to minus 9 plus minus square root of 9 square is 81 माइनस 4 1 ज़ा 4, और ये माइनस दोबारा मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब आपको 4 को 252 से मल्टीप्लाई करना है, 1008 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2। Now this is equal to minus 9 plus minus square root of 1089 whole divided by 2. This is equal to minus 9 plus minus square root of 1089 is 33 whole divided by 2. So there are two conditions for W. The first one is minus 9 plus 33 whole divided by 2, and second is W is equal to minus 9 minus 33 whole divided by 2. Now प्लस माइनस माइनस, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ऊपर जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन चलती रहेगी। प्लस माइनस माइनस 33 में से 9 निकालें 24, और ये बन जाएगा W इज़ इक्वल टू 12, यानी कि विड्थ जो है वो 12 आ गई। अच्छा, दूसरी तरफ क्या पॉसिबिलिटी है विड्थ की, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और 42 आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। सो W इज़ इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, विड्थ क्या होती है, किसी रेक्टेंगल की विड्थ का क्या मतलब है, उसकी चौड़ाई, ठीक है। ये भी तो कोई लेंथ ही है ना उसकी। अब क्या किसी की लेंथ -21 सेंटीमीटर्स हो सकता है या -21 मीटर्स, नहीं ना। अब चूँकि एज या लेंथ या वेट माइनस में तो नहीं ना हो सकता, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव साइन। यहाँ पे बेशक आप लिख दें, साथ एक्सप्लेन करके लिख दें कि आप इसको क्यों इग्नोर करें, सिर्फ इग्नोर भी ना लिखें बेशक। विड्थ कांट बी नेगेटिव, ठीक है। सो
दिस वैल्यू इज इग्नोर्ड। ठीक है, इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो आपके पास सिर्फ w इज़ इक्वल टू 12 की पॉसिबिलिटी रहेगी। अच्छा, w इक्वल टू 12 वैल्यू आ गई। अब ये w की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी पुट करेंगे, लेकिन याद रहे कि w की वैल्यू आ गई है और आपने l को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसमें भी पुट करेंगे तब भी आ जाएगी w की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ज़रा लेंथी हो जाएगा। बेहतर है कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ, आपकी मर्ज़ी है जिसमें भी पुट करें। नाउ आई विल राइट पुट दिस वैल्यू या पुट w इज़ इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, l इज़ इक्वल टू w प्लस 9 एंड नाउ व्हाट इज़ w अकॉर्डिंग टू दिस, l इज़ इक्वल टू 12 प्लस 9 21। ठीक है जी, ये लेंथ आ गई। अब आप फाइनल इसका आंसर लिख दें। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 21 एंड विड्थ इज़ 12 मीटर, क्योंकि आपको मीटर स्क्वायर दिया गया था ना, स्क्वायर मीटर्स दिया गया था, तो आप मीटर्स में इसका आंसर करें। इस तरीके से आप पूरी स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर कर दें। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। One side of the rectangle is 3 centimeters less than twice the other. Again एक रेक्टेंगल दिया गया है और उसकी साइड कहता है कि एक साइड है। अब वो साइड लेंथ है या विड्थ है, ये हमने समझना है। वो कहता है दूसरे की ट्वाइस से 3 सेंटीमीटर कम है। दूसरी लेंथ के ट्वाइस, उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें से 3 सेंटीमीटर लेस करेंगे तो फिर एक साइड की लेंथ आएगी। ये होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका एरिया जो है वो आपको दे दिया गया और आपने उसकी साइड्स को फाइंड आउट करना है। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है स्किप कीजिए जनाब पूरी वीडियो को और आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, और जिनको समझ में नहीं आया उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा देखें, उसने कोई नहीं बताया कि ये वन साइड कौन सी है, लेंथ है या विड्थ है, जैसे कि लेटेस्ट क्वेश्चन में उसने बताया था। तो यहाँ पे भी आप कोई लेंथ और विड्थ ना सपोज करें, क्योंकि वन साइड में से हमें नहीं पता कौन सी। तो आप क्या करें कि एक्स और डब्ल्यू सपोज कर लें। ठीक है, आप मेंशन ना करें कि ये लेंथ है ये विड्थ है। आप कहें लेट दिस वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस वन एंड अदर इज़ दिस वन, एक्स और वाई लेट कर लें। फिर लास्ट में क्या होगा, जब एक लेंथ में ज़्यादा होगी एक लेंथ में कम होगी तो ज़्यादा वाली को हम लेंथ कह देंगे और कम वाली को हम विड्थ कह देंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ आपको मैं एक रफ सा स्केच बना दूँ इसके लिए। वन साइड यानी सपोज मैं अगर एक्स लूँ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ का वर्ड आ गया, इक्वल लगाइए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लेस, 3 सेंटीमीटर कम है, 3 में से माइनस नहीं करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं इस वक्त कह रही हूँ। 3 में से माइनस नहीं करना। स्टूडेंट्स को 10th क्लास के में आ जाने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि किसी चीज़ में से सब्ट्रैक्ट होना या किसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट करना, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और वो यहाँ आके मार खा जाते हैं। जब उसने कहा ना 3 सेंटीमीटर लेस है, तो 3 खुद लेस हो रहा है, देन किससे वो आप यहाँ मेंशन करें, या ऐड हो रहा है किससे वो आप यहाँ मेंशन करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 माइनस कर देते हैं और यहाँ पे आके वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, भले उनका पूरा क्वेश्चन आगे ठीक होता है। तो 3 सेंटीमीटर लेस है तो 3 सेंटीमीटर को मैंने माइनस किया है, किससे, ट्वाइस द अदर, ट्वाइस लेना है, कोई दूसरी जो होगी वो y सपोज आपने लेट किया। अगर आपने y यहाँ लिखना है तो फिर यहाँ पे 2x होगा। होप सो मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज़ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 54, इज़ का वर्ड यूज़ किया तो मैंने इक्वल लगा दिया, 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर था, ये मैंने आपको ऐसे रफली बताया। ठीक है जी, अब मैं प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को स्टार्ट लेती हूँ। ठीक है, और उसके लिए मैं सबसे पहले सपोज कर लूँगी कि वो दो साइड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट द sides of the rectangle
आर एक्स एंड वाई, ठीक है। वो दो साइड्स जो हैं वो रेक्टेंगल की एक्स और वाई हैं। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, दो कंडीशंस दी हुई हैं। क्या कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन उसने ये कही थी कि एक लेंथ इक्वल है 3 लेस देन द अदर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड द अदर इक्वेशन इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज़ इक्वल टू 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैं एक्स और वाई कह देती हूँ इनको, दैट इज़ इक्वल टू 54 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। मैंने एक्स वाई की टर्म्स में जब लिखा और सेंटीमीटर्स यूनिट्स वगैरह नहीं लिखे तब मैं उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रही हूँ। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब आप देख लें, फर्स्ट इक्वेशन में x पहले से आइसोलेटेड फॉर्म में यानी अकेला है, इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ है। x को उठा के पुट कर दें, जो अकेला हो उसको उठा के दूसरे में पुट कर दिया करें, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ कि पुट x इज इक्वल टू y माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या कहती है? x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 54, यानी x मल्टीप्लाई होगा जब y से तो वो इक्वल आएगा 54 के, ठीक है। नो व्हाट इज़ x? x अकॉर्डिंग टू दिस इज़ इक्वल टू y माइनस 3। अब सारी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो गई है। y मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 3y, 54 को भी मैं इसी स्टेप में शिफ्ट कर लेती हूँ लेफ़्ट साइड पे और राइट पे सिर्फ 0 रह जाएगा, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। आप चाहें तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं है, इसको मिड टर्म ब्रेक से चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट चाहिए जी आपको, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके मिलता है -54y स्क्वायर, और सम क्या चाहिए आपको? -3y। आपने सोचनी है ऐसी दो टर्म्स कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -54y स्क्वायर आए और जिनका सम लिया जाए तो -3y। मेरे ख्याल से 6 9 54, यही ठीक रहेगा। अब साइंस को देख लें, सम माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा लें, छोटी के साथ प्लस लगा लें। नाउ प्लस माइनस माइनस, 6 9 54, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर रही हैं। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 के 3 और साइन बड़ी वैल्यू का -3y, सम भी एट द सेम टाइम सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब है हमने टर्म्स बिल्कुल ठीक ठीक ले ली। अब मिड टर्म ब्रेक हो सकता है। सो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9y माइनस 54 इज़ इक्वल टू 0। जिन स्टूडेंट्स को मिड टर्म ब्रेक नहीं आता, प्लेलिस्ट में जाइए और पहले मिड टर्म ब्रेक को शॉर्ट्स में सिलेक्ट करके उसको पहले देख लें और अच्छे से समझ लें, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन, y प्लस 6, बाकी दोनों टर्म्स में से -9 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद y प्लस 6 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। नो y प्लस 6 इज़ कॉमन एंड y माइनस 9 इज़ नॉन कॉमन, दैट इज़ इक्वल टू 0। जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट वैल्यू 0 है या फिर सेकंड वैल्यू 0 है। अगर फर्स्ट 0 है तो इसका मतलब है y इक्वल है -6 के और इसके अकॉर्डिंगली y इक्वल है 9 के। नाउ व्हाट इज़ y? y इज़ अगेन अ लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो फिर वही बात आ गई, क्या लेंथ और विड्थ नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए आप यहाँ एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखे, इसको भी इग्नोर कर दें। लिखें यहाँ पे कि लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट्स वाई इग्नोर्ड। सो y इज इक्वल टू -6 इज इग्नोर्ड, ठीक है। जिस तरीके से भी आप कहना चाहिए अपनी वर्डिंग में बयान कर दें। और y इज इक्वल टू 9 इज़ द करेक्ट वैल्यू, इसका मतलब है 9 से ही होगा। नाउ पुट y इज़ इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर। अब आप y की वैल्यू जिसमें भी पुट करेंगे तो आपको x मिल जाएगा।
मैं इसी में पुट कर लेती हूँ ताकि x आइसोलेटेड फॉर्म में है, मुझे जल्दी आंसर आ जाए। तो x इक्वल टू y माइनस 3 में मैं पुट करने जा रही हूँ, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में। सो x इज़ इक्वल टू y माइनस 3, y इज़ 9 माइनस 3 एंड x इज़ इक्वल टू 6। अब 6 और 9 में से आप ख़ुद गेस कर लें कौन सी लेंथ होगी, कौन सी विड्थ होगी। यकीनन लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, ये कॉमन सेंस की बात है। फाइनली मैं इसकी साइड्स के बारे में भी बात कर सकती हूँ, यूँ भी मैं कह सकती हूँ सो द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर साइड्स कहिएगा, ठीक है। और अगर आप लेंथ और विड्थ को अलग से मेंशन करना चाहते हैं तो फिर यूँ कहें कि सो द लेंथ and width of the rectangle is r, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं। 9 सेंटीमीटर, पहले मैंने लेंथ कहा तो पहले लेंथ लिखिए, फिर मैंने विड्थ कहा तो विड्थ के बारे में बताइए, और एंड में एक वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखना मत भूलिएगा। ठीक है जी, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब आ गए जनाब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहता है कि द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल 90 डिग्रीज वाली ट्रायंगल, ठीक है, उसकी एक साइड की लेंथ एक्सीड्स द लेंथ ऑफ अदर, दूसरी से ज़्यादा है, ठीक है, बढ़ा रही है उसको कितना, बाय 3 सेंटीमीटर। कम कर रही है माइनस कर दें, बढ़ा रही है ज़्यादा कर लें प्लस कर लें, टाइम्स कह रहा है ट्वाइस कह रहा है मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं समझने की। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहता है इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 15 सेंटीमीटर्स, राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको 15 दे दी गई है, और आपने ट्राइंगल की लेंथ्स के बारे में बताना है कि वो क्या क्या लेंथ्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपके पास सपोज़ एक राइट ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। सपोज़ दिस इज़ द राइट ट्रायंगल, और आपको पता होगा कि एक एंगल इसमें 90 डिग्रीज का होता है, और आपको ये भी पता होगा कि इस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो लेंथ में सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसके बारे में वो ये कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ये आपको दे दिया गया है पहले से। पीछे रह गई ये दो साइड्स, उसके बारे में उसने कहा कि लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो बेस की बात कर रहा है या परपेंडिकुलर की बात कर रहा है? तो याद रखिएगा, जब बेस या परपेंडिकुलर में से किसी का फ़र्क तयन ना हो रहा हो, किसी का फ़र्क ना पता चल रहा हो, तो आप कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं, किसी को भी बेस कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो वन साइड कह रहा है तो कोई जो स्टूडेंट्स इसको बेस कंसिडर करेंगे तब भी ठीक है, जो स्टूडेंट्स इस वन साइड को परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे तब भी ठीक है, ठीक है जी। अलबत्ता हाइपोटेन्यूज के बारे में कोई शक नहीं है कि वो 15 है, क्योंकि वो बाय नेम कह रहा है। अगर वो कहता ना कि लॉन्गेस्ट साइड 15 सेंटीमीटर है, तब भी ये हाइपोटेन्यूज ही होता, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो लेंथ में सबसे ज़्यादा बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है, ठीक है जी। अलबत्ता बेस छोटी भी हो सकती है, देखिए इस टाइप की ट्रायंगल भी हो सकती है जिसमें परपेंडिकुलर लेंथ में ज़्यादा और बेस छोटी है, और इस टाइप की भी ट्रायंगल हो सकती है कि जिसमें परपेंडिकुलर छोटा है और बेस ज़्यादा लेंथ में है परपेंडिकुलर की निस्बत। अलबत्ता हाइपोटेन्यूज जनाब हर केस में लेंथ में सबसे ज़्यादा ही होगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होता है और बहुत सारों को पता नहीं होता, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। कंडीशंस क्या है हमारे पास, कंडीशंस भी बना देती हूँ और फिर इसको कम्प्लीटली स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक राइट ट्रायंगल है और उसकी एक साइड, सपोज मैं एक्स ले लेती हूँ, एक साइड है, एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द अदर, ये क्या करती है, बढ़ाती है दूसरी साइड को 3 सेंटीमीटर्स, या वो दूसरी साइड से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। This is the first condition, and the second condition is if the hypotenuse is 15 centimeters. This is the second condition. These are two conditions जिसकी बेस पे हमने इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ
कि जो अदर टू साइड्स हैं हाइपोटेन्यूज के अलावा वो एक्स और वाई हैं, और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट लेती हूँ. सो आई राइट लेट द साइड्स of right triangle triangle are x and y. ठीक है, ये होगी दो साइड्स और एक है हाइपोटेन्यूज. मैं मेंशन कर ही देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे. ठीक है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अच्छा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जी ये बेस एक्स है और सपोज परपेंडिकुलर वाई है, तब भी ठीक है, सही है. आप बेस को बी और पी को परपेंडिकुलर शो करना चाहते हैं, तब भी सही है. जो भी लेट करना चाहें, इससे कोई इशू नहीं है. देन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एक साइड दूसरी साइड से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है. ठीक, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. And the second condition is hypotenuse is equal to 15 सेंटीमीटर. तो मैं सेंटीमीटर के बगैर लिख रही हूँ, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देती हूँ. अब जनाब एक बात याद रखें आप कि राइट ट्रायंगल का जब भी नाम आएगा तो आपके माइंड में पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर आना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. जिन स्टूडेंट्स को याद नहीं है कोई बात नहीं, 9th क्लास के लेक्चर्स खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, 9th के नोट्स निकालें और वहाँ पे 15.1 15.2 ये दोनों थ्योरम्स को समझ लें या सिर्फ स्टेटमेंट भी देख लें तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम अपने थ्योरम में ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के. ठीक है, ऊपर बेशक मेंशन कर दें. जितना ज़्यादा मेंशन करेंगे ना चेकर को, उतनी आसानी रहेगी. हर चीज़ को मेंशन किया करें. पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो इसलिए कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 में इनफ डेटा नहीं है. हालांकि कंडीशंस दोनों दे दी गई हैं, लेकिन मैं अगर एक्स को उठा के इसमें पुट करूँ तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें मैं किस तरह पुट कर सकती हूँ. या अगर मैं इसको उठा के यहाँ पुट करना चाहूँ तो यहाँ मैं किस तरह पुट कर सकती हूँ. तो मुझे कोई और कंडीशन बनानी ही पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंगली मुझे इसको सॉल्व करना है. तो ये सबसे बड़ा हिंट है जो उसने कहा था कि ये राइट है. सॉरी, RIGHT. ठीक है, तो जब ये राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो सकता है. तो अब आप क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँ. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 हाइपोटेन्यूज इज़ 15. सो 15 स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर में से किसी को भी एक्स किसी को भी वाई कह दे, नो वरीज. ठीक है, ये एक्स वाई की टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई है जो कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व की जा सकती है. सो मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहने के बजाय आप क्या करो कि इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो. अब ये सही रहेंगी ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी. ठीक है, अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में x आइसोलेटेड है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ है. x की ये वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें और फिर अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर दें. पुट x इज़ इक्वल टू y प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि 15 स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं. 225 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. व्हाट इज़ x? x इज़ y प्लस 3. सो 225 इज इक्वल टू, दिस इज अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू y इंटू 3 6y प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस y स्क्वायर. ठीक है, ओके. y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 and this is equal to 225. now 225 को भी इधर इसके साथ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें ताकि ये 9 के साथ सॉल्व हो जाए. तो ये माइनस 225 बनेगा शिफ्ट होने के बाद. सो 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू तो आ जाएगा
216। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ज़रा इसको रीअरेंज करें क्योंकि राइट हैंड साइड पे ज़ीरो होता है। इस सारी इक्वेशन को लेफ़्ट हैंड साइड को मैं राइट हैंड साइड को लेफ़्ट पे ले आती हूँ और लेफ़्ट वाली को राइट पे ले आती हूँ। अब ये तरतीब ठीक है। अच्छा, इक्वेशन को मज़ीद रिड्यूस करने के लिए आप देखें इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 कैन बी टेकन एज कॉमन, सो वी आर लेफ्ट विद वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 108 is equal to 0. Now dividing 2 on both sides, we are left with y square plus 3y minus 108 is equal to 0. अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मिड टर्म ब्रेक मुश्किल रहेगा, बड़ा रहेगा, तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें बिकॉज दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो y इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac whole divided by 2a. A is 1, b is plus 3, c is minus 108. So, minus 3 plus minus square root of 3 square minus 4 into 1 into minus 108 whole divided by 2 into 1. So, y is equal to minus 3 plus minus square root of 3 square is 9. Minus into minus is plus 4 multiplied by 108. 432 divided by 2. So, y is equal to minus 3 plus minus square root of 441. Minus 3 plus minus, this is 21 divided by 2, that is equal to minus 3 plus 21 divided by 2, and y is equal to minus 3 minus 21 divided by 2. Minus minus plus sign of greater value, minus 24, so y is equal to minus 12. And what about negative value? Again, this is the length of the side of triangle, this should be ignored. ठीक है. And look at this one, 18 प्लस माइनस माइनस 18 आ गया साइन बड़ी वैल्यू का, और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी यानी कि 9. अब ये लेंथ आप रखेंगे अपने पास और इसको इग्नोर कर देंगे. अगेन रीज़न देंगे कि ये जो है वो this is the length of the side of the triangle, so length can't be negative, that's why its value is ignored. ठीक है, मैं सिर्फ इग्नोर का वर्ड लिख के आपका अपना वक्त बचाती हूँ, और आपने सिर्फ y is equal to 9 लेना है. Now put this y is equal to 9 in this equation. You can put this in equation number 2, लेकिन आपको फिर स्क्वायर्स लेने और बाकी का भी सॉल्व करना पड़ेगा. आसान वाली में पुट किया करें. ठीक है, तो मैं कहती हूँ put y is equal to 9 in equation number 1. X is equal to y plus 3 and y is 9. So x is equal to 12. अच्छा, ये साइड्स थी ट्रायंगल की. एक y की वैल्यू आई जो हमारे पास 9 आई, दूसरी आई जनाब 12, और हाइपोटेन्यूज तो उसने पहले से दिया हुआ था, तो बाकी की साइड्स हमने सिर्फ फाइंड करनी थी. सो द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल are 9 centimeter and 12 centimeter. यहाँ आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बेस 9 है और 12 परपेंडिकुलर है, या परपेंडिकुलर जो है वो 9 है और बेस 12 है. क्यों? क्योंकि मैं आपको इसका जवाब दे चुकी हूँ कि बेस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, इसी तरह से परपेंडिकुलर भी छोटा या बड़ा हो सकता है. इसलिए हमें पता नहीं है कि जो ट्रायंगल दी हुई है उसमें बेस और परपेंडिकुलर क्या है.
तो चलिए जनाब, वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लेंथी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो क्वेश्चन रेज हो सकते हैं मैं उनको भी खुद से एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ताकि आपको पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े। अगर स्टूडेंट्स के माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड जनाब, बिस्मिल्लाह, आप पूछ सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में अपने सवालों को ज़रूर पूछिए, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।